नमस्कार साथियों, मैं संजय चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नालंदा हिंदी गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने संस्कृत की कक्षा में महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, प्रयत्न और वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े हैं। आज हम बात करते हैं संधि की। हालांकि हिंदी में आपको मैं संधि करा चुका हूँ, लेकिन संस्कृत में सूत्रों के साथ संधि पूछी जाती है, इसलिए सूत्रों के साथ संधि सीखना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर का महत्व है। इसलिए ये ध्यान रखें, ये नंबर आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आज बात करते हैं संधि की। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। आपको परिभाषा मैंने पहले भी कराई थी, तो परिभाषाओं में अंतर नहीं है, केवल सूत्रों में अंतर है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी के सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी के सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। जब विसर्गों का मेल स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब सबसे पहले हम भेद बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। तो हिंदी में हमने 5 भेद पढ़े थे, लेकिन संस्कृत में हमें 5 से अधिक भेद पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है, अर्थात अक प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं, अगर उनका मेल अपने जैसे वर्ण के साथ होगा तो दोनों वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। यदि ए होगा तो इसका आ बन जाएगा, ई होगा तो इसका ई बन जाएगा, उ होगा तो इसका उ बन जाएगा, री होगा तो इसका री बन जाएगा। अब जो लिरी अक्षर बचा है ये हिंदी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन संस्कृत में आता है। अब यहाँ पे एक अपवाद है, कभी भी लिरी का मेल लिरी से नहीं होगा, री का मेल लिरी से हो जाता है। वहाँ भी एक अपवाद की बात है, उसमें एक सूत्र है री लिरिक वर्ण योर्मित सावर्णीय वाच्यम, अर्थात री वर्ण को लिरी के समान मान करके इसको हल करा गया है। इसके बारे में आपको मैं आगे भी बताऊंगा। बात करते हैं गुण संधि की। इसका सूत्र है आदि गुण। गुण में आते हैं ए, ओ, अर, अल। फिर बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में सूत्र है वृद्धि रेची। रेची में जो लगा हुआ है वो एच लगा हुआ है, और एच में जो अक्षर होंगे वो ए, ओ, आई, औ, अर्थात ये होगा तो इसका ये बन जाएगा, ये होगा तो इसका भी ये बन जाएगा। अच्छा, कोई सा भी ए हो तो इसका ओ बन जाता है। इसका आते हैं यण संधि की। इसका सूत्र है इको यणची, अर्थात एक प्रत्याहार के अक्षर होंगे ई, उ, री, लिरी, और इसका बन जाएगा यण। यण में होंगे ये, वे, रे, ले। अब ध्यान रखें, ई का तो यह बन जाएगा, उ का वे बन जाएगा, री का रे बन जाएगा और लिरी का ले बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं अयादि संधि की। इसका सूत्र है एचो अयवयव है। इसको हम यहाँ पे सीख लेंगे। एच का तात्पर्य है, एच में जो अक्षर आएंगे वो ए होगा, फिर ओ होगा, फिर आपका आई होगा और फिर आपका औ होगा। एच एक प्रत्याहार है जिसमें आपके ये वाले अक्षर आएंगे। इसके बाद अब यहाँ से जो अक्षर बनेंगे इनके वो देखते हैं। इसको कहते हैं पूर्व रूप। ये ए का उच्चारण देता है तो इसको हम ए के रूप में लिखेंगे। अब ये यह बचा है, अगर मैं यह में से ए स्वर को निकाल दूं तो यह बचेगा आधा,
और जो इसमें से हमने एस वर्ग निकाला था उसको हम आगे लिख लेंगे। अब इसके ए को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से बचेगा बा। अगर बा के आ स्वर को आगे निकाल दिया जाए तो यहाँ से बे बचेगा आधा। अब यहाँ से बचेगा या। अगर या के आ स्वर को आगे निकाल दिया जाए तो यहाँ से यह बचेगा आधा, और यहाँ से आ बचा है और यहाँ से बे बचेगा। अब ध्यान रखेंगे इस ए का तो बनेगा अय, इस ओ का बनेगा अब, इस आई का बनेगा आय, और इस औ का बनेगा आग, और इन्हीं से ही अयादी संधि की पहचान होनी है। इसके बाद बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। इसको कहते हैं हम पूर्व रूप। तो ध्यान रखें, जब ए या ओ के बाद ए अक्षर आता है तो ए पूर्व रूप में बदल जाता है। फिर बात करते हैं पररूप संधि की। इसका सूत्र है एंगी पररूपम। तो यहाँ पर नियम है, जब एकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आता है तो ए या ओ एकारांत उपसर्ग में मिल जाता है। इसके बाद जो 8वां इसका रूप बचा हुआ है वो है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, और प्रकृति भाव संधि का सूत्र होगा ईदु देद दुवि वचनम प्रग्रह्यम। प्रग्रह्यम प्रकृति भाव संधि का सूत्र है ईदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो यहाँ पर एक नियम है, जब किसी शब्द का रूप बनाते हैं यदि वह द्विवचन में ई के रूप में हो, इस ऊ के रूप में हो या इस ए के रूप में हो तो वहाँ पर कोई भी संधि नहीं होती है। दोनों शब्दों को मिला करके ऐसे ही लिख दिया जाता है, जिसे हम प्रकृति भाव संधि के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं शुरू से दीर्घ संधि की। आज हम इसको करते हैं, कल आगे जो है इसे देखेंगे। ये आप सभी ने लगभग उतार लिया होगा। तो शुरू करते हैं दीर्घ संधि की, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा आता है। मान लो कोई भी शब्द दे देंगे, अगर ये शब्द दिया मान लीजिए रमेश, इसमें संधि किस सूत्र से हुई है? विकल्प होगा अकैसा वर्ण दीर्घ है, आद्गुण वृद्धि रेची ई को अणची। तो रमेश क्योंकि एक ही मात्रा आई है इसमें, इसलिए इसमें सूत्र होगा आद्गुण। तो ध्यान रखें, हिंदी में केवल संधि पूछी जाती है और संस्कृत में संधि के साथ साथ उस संधि का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही चीज़ याद करनी आवश्यक है, बल्कि आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक संधि के सूत्र में उस संधि का नाम भी है। जैसे अकय सवर्ण दीर्घ में आपकी दीर्घ संधि आ गई, तो ध्यान रखें दीर्घ संधि में ये शब्द आ गया तो पहचान करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि है तो इसका सूत्र ये वाला ही होगा। गुण संधि में गुण आ गया, वृद्धि संधि में वृद्धि आ गई, यण संधि में यण आ गया, अयादि संधि में ये देखो अय आ गया यहाँ से, ठीक है। पूर्व रूप संधि और पररूप संधि, इन दोनों में थोड़ी समस्या आती है, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये सवाल मान लीजिए अगर ऐसे आता है हरेयम इस प्रकार से, तो ये ध्यान रखें जिसमें इस प्रकार का शब्द होगा, अक्षर होगा ये पूर्व रूप, वो संधि पूर्व रूप ही होगी। लेकिन अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो कई बार ये समस्या आती है कि इसका सूत्र ये था या इसका सूत्र ये था। तो इस समस्या के समाधान के लिए ये देखना जरूरी है, जो पररूप संधि है तो यहाँ भी पररूप लिखा है, संधि के नाम में ही पररूप आ गया और यहाँ भी पररूप आ गया। ध्यान रखें जिस सूत्र में पररूप होगा वह संधि पररूप ही होगी, और जिस संधि में पररूप नहीं होगा, इनको तो आप अच्छे से जानते हैं कौन सा किस में आएगा, तो उसका उत्तर बन जाएगा पूर्व रूप संधि। अब बात करते हैं हम दीर्घ संधि की। उदाहरण देखते हैं पहला इसमें
यहाँ से लेंगे आ, प्लस यहाँ से आएगा आ। अब यहाँ से इसका और उदाहरण भी कराऊंगा क्योंकि आसान सब जानते हैं इसे। यहाँ से देखो आएगा, यहाँ से भी आएगा। ये 5 अक्षर इसमें आपको बताए गए थे, ए ई ओ री और री। जब इनका मेल इन्हीं के साथ होगा तो दोनों के मिलने से ये अक्षर दीर्घ रूप में बदल जाएंगे। तो आ अपने आप में दीर्घी है तो इसका अधिकतम जो है दीर्घ रूप आपका आ ही होगा। यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा वी और यहाँ से बचेगा डी। अब इसके आ से और इस आ से ये आई बनेगा। आ को जोड़ना है इसमें, यदि मैं दिया में आ जोड़ देता हूँ तो फिर से पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा भी लगती है। यहाँ से बचेगा ले। ये कैसे जोड़ने हैं कैसे बनाने हैं आपको मैं हिंदी में इसी करा चुका हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद और उदाहरण लेते हैं। रक्त प्लस अल्पता, यहाँ से लेंगे ए प्लस ए बराबर बन जाएगा आ। यहाँ से बचेगा रे आधा के और तय में से हमने एस वर्ग निकाल दिया तो तय बचेगा आधा। इस ए से और इस ए से ये बन जाएगा आ को जब इसमें जोड़ा जाएगा तो ये पूरा भी करेगा और आ की मात्रा भी लगाएगा। अब यहाँ जो अक्षर होता है क्योंकि हम यहाँ से उठा करके नीचे रखते हैं तो इस अक्षर का प्रयोग हम यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ से अक्षर नहीं बचेगा। अब यहाँ से बचेगा आधा ले पे ता। अब शब्द बना रक्ताल्पता। पहचान करेंगे और विच्छेद करेंगे। इस संधि की पहचान ये है जहाँ पर दो पद मिलेंगे वहाँ पर आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी या री की मात्रा होगी। जब दो शब्द मिल रहे होंगे तो आ ई उ और री इस प्रकार से लिखा होगा। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जब विच्छेद करने वाली बात आएगी तो आप जहाँ पर ये चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे उसके ठीक पहले का शब्द अलग लिख दीजिए। तो यहाँ से ये आ दिख रहा है तो इसके ठीक पहले का पद है रक्त। अब ये जो आ बना है वो आ या तो ए का बनेगा या फिर आ का ही बनेगा। अब ये रक्ता शब्द नहीं हो सकता है तो ये रक्त जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा प्लस। जब दूसरा पद निकालेंगे वो भी यहीं से निकालना है। ये जो आ बना है या तो ऐसे बन सकता है या फिर आ से बन सकता है। तो अगर मैं इसे लिखूं आ तो यहाँ से आधा ले पे ता तो अल्पता तो कोई पद होता नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था अल्पता। तो ध्यान रखिए इसका सही विच्छेद क्या होगा रक्त प्लस अल्पता। अगर आपका विच्छेद सही नहीं बैठ रहा है तो दोनों को फिर से जोड़ के देख लीजिए आपका ये उत्तर सही बन जाएगा। इसकी बात करते हैं। यहाँ से पद आएगा आ। जब भी आ की मात्रा दिखेगी इसके ठीक पहले का यहाँ से बचेगा विद। अब ये जो विद शब्द है इसमें हमें देखना है कि ये विद होगा यहाँ पर ए होगा या आ होगा। तो ध्यान रखिए जब विद लिखा है हमने, अगर मैं इसको विद्या लिख दूं तो विद्या शब्द तो होता है क्योंकि विद शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें विद्या लिखना अधिक उपयुक्त होगा। तो पहला पद हम लिख लेंगे विद्या प्लस जो ये वाला पद होगा इसको तो आप ऐसे उतार लीजिए। अब जो आ जो बना था या तो ए का बना होगा या फिर आ का बना होगा। अगर मैं इसको अलय लिखता हूँ तो अलय पद नहीं बनता है, लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ आलय क्योंकि आलय माने होता है घर तो ये वाला पद हमारा बन जाता है। और उदाहरण देखते हैं। गमन प्लस आगमन, यहाँ से लेंगे ए प्लस यहाँ से आएगा दोनों से मिल करके दीर्घ बन जाएगा। यहाँ से बचेगा गे मैं और नया बचेगा आधा। जो पद यहाँ से बचा हमने उतार लिया। इसके ऐसे और इसके आ से ये पद बनेगा आ। इसको जोड़ना हमें इसमें, अगर मैं इसमें जोड़ लेता हूँ तो पूरा भी होगा, अगर मात्रा होगी उसकी तो मात्रा भी लाएगा। केवल ए अक्षर ऐसा होगा जिसकी मात्रा नहीं होती है। इतना करने के बाद ये जितने भी पद होंगे इसको आप ऐसे के ऐसे लिख दोगे। जब पहचान करेंगे तो जहाँ पर आएगा वहीं से विच्छेद करना है।
इसके पहले का पद लिख दीजिए आप, गे मैं ने। अब ये या तो यहाँ तक देखते हैं, या तो ये ऐसे बना होगा या फिर ये आ से बना होगा। अगर मैं गमना लिखता हूँ तो गमना तो पद होता नहीं है, लेकिन गमन पद होता है। प्लस इस पद को भी लिख देंगे हम ऐसे ही। तो यहाँ से जो आ बना था, या तो वो ऐसे बना होगा या फिर आ से बना होगा। अगर मैं लिखूँ एगमन, तो एगमन अधिक उपयुक्त पद नहीं है, लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर आगमन, तो आगमन पद एक उपयुक्त पद है, इसलिए इसका सही विच्छेद हो जाएगा गमन प्लस आगमन। फिर लिखते हैं कवि प्लस इंद्र। विसर्ग हो सकते हैं बाद में, तो विसर्ग लगाएंगे और नहीं होंगे तो नहीं लगाएंगे। यहाँ से आएगा ई प्लस यहाँ से आएगा ई। जब भी दोनों ई मिलेंगे तो दीर्घ बन जाएगा। यहाँ से बचेगा कै, और बै में से हमने ई स्वर निकाल दिया तो बचेगा बै आधा। इस ई से और इस ई से ये बनेगा ये ई। तो ये बड़ी की मात्रा है। अब ये इसे पूरा भी करेगी, और बड़ी की मात्रा क्योंकि आगे से लगती है हम लगा देंगे। इस ई का हमने प्रयोग नीचे कर लिया तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बचेगा आधा न, और यहाँ से बचेगा द्र। अब जहाँ से हमको ये मात्रा दिखेगी आ की, ई की, ओ की, ऋ की, वहीं से विच्छेद करेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी आ गई। इसके पहले का पद लिखो कै और बै। अब ये जो ई बनी है या तो छोटी ई की बनी होगी या फिर बड़ी ई की बनी होगी। अगर मैं कवि को ऐसे लिखूं तो वर्तनी के आधार पर सही पद नहीं है, लेकिन अगर मैं कवि को इस प्रकार से लिखूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लस आधा न और द्र तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब ये जो ई बनी थी या तो छोटी ई से बनी होगी या फिर बड़ी ई से बनी होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इंद्र, तो ये शब्द सही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इसके रूप में तो ये पद सही बन जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं इसी का ही। यहाँ से ई प्लस ई बराबर, यहाँ से बी बचेगा ये, और रै में से हमने ई निकाल दी तो रै बचेगा आधा। जो यहाँ से बचा वो हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ से इस ई से और इस ई से ये ई बन जाएगी। इसको जोड़ना है इसमें, जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो रै पूरा भी करेगी, और बड़ी की मात्रा हमेशा आगे से आती है, ये लगा देंगे, और यहाँ से बचेगा से। विच्छेद करना है आपको यहीं से ही। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो इसके ठीक पहले का पद लिखो गिर। अब ये जो ई बनी थी या तो छोटी ई की बनी होगी या फिर बड़ी की। अगर मैं गिरी को ऐसे लिखूं तो ये शब्द सही नहीं है, लेकिन यदि मैं गिरी को ऐसे लिखूं तो ये पद सही बन जाएगा। प्लस आप यहाँ से सै को सै लिख दोगे। अब ये ई बनेगी या तो बड़ी ई से होगी या छोटी ई से। अगर मैं इस लिखूं तो इस पद नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इसको ईश लिख दूं तो ये पद बन जाएगा। इसका एक उदाहरण और लेते हैं। श्री प्लस ई से, यहाँ से आएगा ई प्लस ई बन जाएगा ई। यहाँ से बचेगा श्रेय आधा, और यहाँ से अगर मैं ई जोड़ दूँ इसमें इन दोनों से मिला करके तो ये से पूरा भी करेगी और बड़ी की मात्रा भी लगाएगी। और यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि इसका प्रयोग तो हमने नीचे कर लिया से, और यहाँ से क्या बचेगा ये विसर्ग। अब ये बना श्री से। विच्छेद करना है तो जहाँ से ई आया था वहीं से करेंगे। इसके पहले का अक्षर है श्रेय। अब ये जो ई बना है या तो छोटी ई से या बड़ी ई से, क्योंकि श्री पद ऐसे नहीं लिखा जाता है इसलिए यहाँ पर मात्रा बड़ी की होगी। प्लस से को, अगले से को आप ऐसे लिख दीजिए कि जो ई बना था जो छोटी ई का होगा या फिर बड़ी का होगा, तो ये बड़ी का होना चाहिए। और अगर विसर्ग है तो वो भी लिखेंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। हमने आ वाला कर लिया, ई वाला कर लिया, अब ओ वाला देखते हैं। मधु प्लस ऊर्जा, ओ प्लस ओ बराबर बड़ा।
यहाँ से बचेगा व और ये क्या बचेगा ध। जो बचा हमने उतार लिया। इसके बाद इस ऊ का और इस ऊ का क्या बन जाता है बड़ा ऊ। अब इसको जोड़ना है इसमें, तो यहाँ से ये पूरा होगा और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा ऐसे लगती है। इस ऊ का प्रयोग तो हमने नीचे कर लिया था, तो यहाँ से जो बचेगा वो हम उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ से पहचान करनी है, जहाँ भी ऊ की मात्रा आई उसके ठीक पहले का व और ये ध। अब एक बात और ध्यान रखें, बदू में ही बद छिपा हुआ है। यहां से देखते हैं ये जो बद शब्द बचा है, अब ये जो ऊ बना था ये ऊ छोटा भी हो सकता है और ये ऊ बड़ा भी हो सकता है। जब आप वर्तनी शुद्धि की बात कर रहे होंगे तो वहां पर बदू में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, इसलिए आपका बड़े ऊ की मात्रा वाला पद ठीक बन जाएगा। यहाँ से जाओ। अब ये जो ऊ बनाता या तो छोटे ऊ का होगा या फिर बड़े ऊ का। जब ऊर्जा लिखते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका आगे देखते हैं, एक ऊ वाला और कर लेते हैं। यहां से ऊ प्लस ऊ, दोनों ऊ आ गए, इससे बन जाएगा बड़ा ऊ। यहां से बचेगा ल और यहां से बचेगा घ। जो बचा वो हमने उतार लिया। इसके ऊ से और इस ऊ से बनेगा बड़ा ऊ। इसमें हम जब इसको जोड़ेंगे तो पूरा भी होगा और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। और इस ऊ के बाद जितने भी अक्षर बच रहे होंगे यहाँ से आप वैसे ही उतार लेंगे। पहचान करनी है, जहाँ से ऊ आया तो हम इसके पहले का पद लिख लेंगे। अब ये जो ऊ बना था या तो छोटे ऊ का होगा या बड़े ऊ का होगा। जब संधि कर लेंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाता है, क्योंकि ऊ के बाद अगर ऊ आएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, अगर ऊ नहीं होगा तो कुछ और बन जाएगा, क्योंकि इसका ऊ का व बन जाता है। जब ऊ के बाद ऊ ही होगा तो इसका दीर्घ रूप बन जाता है, और जब ऊ के बाद ऊ ना होकर के कोई भी अक्षर हो तो ऊ का व बन जाएगा। अब यहाँ से जब लघु शब्द लिखते हैं तो मात्रा उस पर हमेशा छोटे ऊ की होती है। प्लस यहाँ से जितने पद बचे आदत है सब। इसके पहले देखते हैं, अब ये या तो छोटा ऊ हो सकता है या फिर बड़ा ऊ। जब उत्सव लिखते हैं तो कभी भी आप ऐसे नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर ये ऊ बनेगा छोटा। अब ये हमारा विच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र प्लस ऋण, यहाँ से री प्लस री बराबर बन जाएगा री। इसका द्विग रूप ये बन जाता है। यहाँ से बचेगा माँ और तय बचेगा इसका आधा। इस री स्वर से और इस री स्वर से ये दीर्घ रूप बन जाएगा। अब हमारे पास ये दीर्घ रूप हुआ, इस दीर्घ को इसमें जोड़ना है तो इसको पूरा भी करेगा। इस प्रकार से दोनों मात्राएं री वाली लग जाएगी और यहाँ से बचेगा ऋण। ठीक है, और यहीं से विच्छेद करना है। जहाँ पर री आएगा वहीं से विच्छेद करेंगे। तो यहाँ से माँ और तय तो हमने पूरा पद लिखा। अब यहाँ पर ये जो री था, ये री इस प्रकार से बनता है मात्र। अब जो दूसरा री बचा है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ से बचेगा ऋण। अब ये बिल्कुल सही बन जाएगा विच्छेद। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। होत्र प्लस लिरिकार। यहाँ से री प्लस यहाँ से री। ध्यान रखेंगे ये पहला उदाहरण अभी तक का ऐसा उदाहरण है जो दीर्घ संधि में उसी प्रकार का अक्षर सामने नहीं आया है। यहाँ पर री के बाद लिरी आया है जो कि नियम के विरुद्ध है, लेकिन वार्तिककारों ने इसका भी एक नियम बनाया है जिसके अनुसार इस लिरी वर्ण को भी
ऋणी वर्ण के समान मान लिया गया। तब यहाँ भी ऋणी मान लेंगे और यहाँ भी ऋणी मान लेंगे। उसका भी एक सूत्र है, वार्तिककारों ने इस सूत्र के द्वारा एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे इस लिरि का भी विकल्प से ऋणी बन जाएगा। अर्थात रि का मेल लिरि से नहीं हो सकता है, लेकिन वार्तिककारों ने एक ऐसा नियम निकाला जिसके कारण इस रि को आप विकल्प से यहाँ पर आप लिरि के स्थान पर ऋणी मान लोगे। अब इस नियम के लगने से जब ये लिरि भी रि हो चुका है तो रि से रि मिलने पर ये दीर्घ बन जाएगा और दीर्घ आपको ऐसे लिखोगे आप। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये लिखा रहेगा, नीचे कर लेता हूँ मैं। यहाँ से बचेगा हो और तय बचेगा आधा, जो यहाँ से बचा हमने उतार लिया। अब ये जो दीर्घ रि है इसको इसमें जोड़ेंगे, पूरा होगा और दोनों मात्रा इस प्रकार से लग जाएगी और यहाँ से क्या बचेगा का रे, तब जा करके जाता है। जब विच्छेद करेंगे इसका तो ये अपवादित उदाहरण है। यहाँ पर पहला पद हो जाएगा होत्र। अब क्योंकि ये दूसरा जो रि है ये माना गया था लिरि के स्थान पर, तो विच्छेद इसका आएगा तो यहाँ पर आपको लिरि ही करना है। और ये केवल एक ही उदाहरण ऐसा है जो अपवादित है, तो इसको आप अलग से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में और संध्या पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।